हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने एचपी जीके, ठीक है, इंग्लिश आपकी और हिंदी आपका ग्रामर जो है, इन सब का मॉक टेस्ट जो आपका मिक्स रहता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये एक और मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एचपी पटवारी की वैकेंसी है उसमें कम से कम आपके 3-4 महीने हैं, ठीक है। तो तीन मंथ तो आप लगा के रख लोगे, 3 मंथ अभी उसमें आप प्रॉपर पढ़े हैं। तो 3 मंथ में आप अपने जो अपने तैयारी कर बैठे हैं उनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। ये कंटिन्यू मॉक टेस्ट आपके चले हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी और आपका जीके का, एचपी जीके का। बाकी आपको पढ़ना सिर्फ मैथ है, वो आप आराम से अपना करते रहिए, ठीक है। एचपी पटवारी या पुलिस दोनों में 3 की मंथ अभी है आपके, आचार संहिता के बाद ही आपकी भर्ती होनी है। लेकिन आप जिन्होंने तैयारी कर बैठे हैं वो कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाइए, और जो तैयारी कर रहे हैं वो डेली वो भी अपना मॉक टेस्ट डेली अटेंड कीजिए, ठीक है। और टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 में से आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना होता है कि कितना स्कोर आपने कर रखा है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि बैरासियूल जल विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थित है? तो बैरासियूल जल विद्युत परियोजना ये चंबा में है, कांगड़ा में है, किन्नौर में है या सिरमौर में है? तो बैरासियूल जल विद्युत परियोजना है आपकी, ये कौन से जिले में स्थित है? ये स्थित है आपके चंबा जिले में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सोलनी मेला कहाँ पर लगता है? तो सोलनी मेला कहाँ पर लगता है? ये चंबा में लगता है, सोलन में, किन्नौर में या सिरमौर में? तो सोलनी मेला जो आपका ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में होता है आपका सोलनी मेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरनगर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सुंदरनगर को प्राचीन के काल में हिंदूर के नाम से जाना जाता था, किरग्राम, जोगिंदर नगर या बनेड़? तो जो आपका सुंदरनगर है जो मंडी में स्थित है उसको प्राचीन काल में बनेड़ के नाम से जाना जाता था। और हिंडूर के नाम से किसको जाना जाता है? हिंदूर भी होता है, कहीं पे हिंडूर भी होता है। इसके नाम से किस जाना जाता है? नालागढ़ को जो वो हिंडूर के नाम से जो वो जाना जाता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सानन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सानन जल विद्युत परियोजना किन्नौर जिले में, सिरमौर, शिमला या मंडी? तो सानन जल विद्युत परियोजना जो है आपकी है मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाबा भड़वांग सिंह का मेला कौन से जिले में लगता है? तो बाबा भड़वांग सिंह का मेला जो है किन्नौर में लगता है, सिरमौर में, उन्ना में या मंडी में? तो ये बाबा भड़वांग सिंह का मेला जो आपका ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट में जो आपका बाबा भड़वांग सिंह का मेला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षु पद्म संभव का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये रिवाल्सर है, रेणुका है, धर्मशाला या काजा है? तो जो बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे उनका जो जन्म स्थान है वो रिवाल्सर है, ठीक है। रिवाल्सर जो है इसका जन्म स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती जो है ब्यास की सहायक नदी है, सतलुज की, रावी की या यमुना की? तो पार्वती जो आपकी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ब्यास की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी ब्यास की कौन सी? पार्वती, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती, जो है आपकी ब्यास की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो श्रीखंड पर्वत चोटी जो वह चंबा जिले में स्थित है, कांगड़ा में, किन्नौर में या कुल्लू में? तो श्रीखंड जो पर्वत चोटी है वो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी का उद्गमन स्थल कहाँ से निकलती है? मतलब रावी नदी जो वो कहाँ से निकलती है? चंबा से निकलती है, कांगड़ा से, किन्नौर से या कुल्लू से? तो रावी नदी जो आपका कांगड़ा से निकलती है, बड़ा भंगाल से, ठीक है। बड़ा भंगाल, कांगड़ा, यहाँ से निकलती है आपकी रावी नदी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसपा किसकी सहायक नदी है? तो बसपा जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्यास की है, रावी की है, यमुना की या सतलुज की है? तो बसपा जो अब आपकी ये सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। सतलुज की सहायक नदी आपकी बसपा, ठीक है। ये थे आपके हिंदी के एचपी जीके के। अब आपका हिंदी ग्रामर स्टार्ट है। तो हिंदी ग्रामर पहला क्वेश्चन आपका कि देवालय में कौन सी संधि है? तो पहले आपने दो प्रॉपर शब्द बना लेना है जो बनते हो, ठीक है, जो प्रॉपर शब्द, देव जमा आलय। तो अब इसमें पूछा कि संधि कौन सी है? तो संधि ये बनती कैसे? जहाँ पे देव, देव, व, की साउंड आ रही है ना, तो जमा आ, ये मिलकर के बना रहे हैं बड़ा आ, ठीक है। जब दो स्वर मतलब दो सेम स्वर जैसे जमा आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ, ठीक है। ई छोटी ई जमा बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई, ठीक है। ऊ जमा ऊ छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका
बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये जब आपस में ऐसे मिलकर बनाते हैं, दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो है वो दीर्घ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दीर्घ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। वहाँ पे कौन सी संधि होती है आपकी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, जहाँ पर दो स्वर आपस में मिलकर, सेम स्वर जो होंगे आपस में मिलकर, जैसे अ और आ मिल गया, आ और आ मिल गया, ई और ई मिल गया, सेम स्वर मिलकर आपस में अपना रूप बड़ा कर लेते हैं। वहाँ पर संधि जो होती है वो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि धर्मार्थ, धर्मार्थ में कौन सी संधि है? तो पहले अपना प्रॉपर शब्द बना लेना, एक धर्म जमा अर्थ। ठीक है, जो प्रॉपर शब्द बनाने हैं वो बनाने हैं। पहले तो धर्म किसकी साउंड आ रही है? पहले लास्ट में अ की आ रही है, म धर्म जमा अर्थ अ। जब अ और आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ, तो संधि कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। पहले आपने संधि विच्छेद करते समय दो प्रॉपर शब्द बना लेने हैं जो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद संधि विच्छेद करना है। जब दो सेम स्वर, ये सेम स्वर लगभग अ और आ आपस में मिलकर अपना रूप बड़ा कर लेते हैं तो वो दीर्घ संधि होती है। तो धर्मार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी? धर्मार्थ में भी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीतने की इच्छा। ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो जिज्ञासु कहा जाता है, जिज्ञासा कहा जाता है, या जिज्ञासा कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो जीतने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा, जो जीतने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासा। और जो जानने को उत्सुक हो, जो जानने को उत्सुक हो, जो जानने को उत्सुक हो, ठीक है, जानने को उत्सुक हो, उत्सुक हो, उसको क्या बोलते हो? जो जानने का उत्सुक हो उसे बोलते हैं जिज्ञासु। जो जानने का उत्सुक हो उसे बोलते हैं जिज्ञासु। क्या? जो जानने का उत्सुक हो उसे जिज्ञासु। और जो जीतने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जीतने नहीं, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, और जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहा जाता है। ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहा जाता है। और जो जानने की इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा रखता है या जो जानने में उत्सुक हो, या जो जानने में उत्सुक हो, उससे कहते हैं जिज्ञासु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहेगी जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, जहाँ पर शब्द की आवृत्ति, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है? तुलना करी जाती है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगा आपका मनु मनहु। ठीक है, मनु मनहु, जानो, ठीक है, जनहु, ये शब्द मिल जाए आपको, मनु मनहु, जानो जानू मानो, ये शब्द मिल जाए तो वहाँ पर अलंकार जो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें दुर्व्यवस्था की, कि दुर्व्यवस्था कैसे लिखा है? तो दुर्व्यवस्था जो है वो दुर्वस्था, वो ऐसे लिखा जाता है दुर्वस्था, दुर्वस्था, दुर्वस्था। ठीक है, दुर्वस्था। तो यहाँ पे इनमें से एक भी नहीं है, तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन आपका ये है कि दुर्वस्था। शुद्ध वर्तनी जो होती है दुर्वस्था की वो ये होती है। ठीक है, दुर्व्यवस्था भी नहीं होगी, दुरास्था भी नहीं होगा, दुरावस्था भी नहीं होगी, और दुर, ये क्या आपका र यहाँ लग गया, ये वाला भी नहीं होगा। तो शुद्ध वर्तनी जो ये होती है दुर्वस्था की। ठीक है, दुर्वस्था होती है, दुरावस्था नहीं होती, हमेशा दुर्वस्था होती है। क्या होगी? दुर्वस्था होगी। तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी दुर्वस्था की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा किसको बोलते हैं? चार राहों का समूह। तो चार राहों के समूह को क्या बोलते हैं? चौराहा। और जहाँ पे आपका चार राहों का समूह आ जाए, समूह बनाता हो, वो समास कौन सा होता है आपका? द्विगु समास। ठीक है, एक तो संख्यावाचक होना चाहिए और दूसरा समूह बनाना चाहिए, समाहार होना चाहिए। समूह या समाहार होना चाहिए, वो आपका समास होता है द्विगु समास। चौराहे में कौन सा समास है? द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दया सागर में कौन सा समास है? तो दया सागर में फिफ्थ ऑप्शन रख लीजिए यहाँ पे, तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका फिफ्थ ऑप्शन ही है। ठीक है, अब आप बताइए दया सागर, दया सागर में कौन सा समास है? तो दया सागर का जब आप शब्द विग्रह करेंगे तो क्या बने जगह? दया का सागर, दया का सागर। जहाँ भी कारक विभक्ति आ जाए वो समास आपका कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अ कौन सा स्वर है? तो अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ये जो सारे जीव के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, जीव के
आधार पर, जीभ के आधार पर ये स्वरों के भेद है। कौन कौन से हैं? एक अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में क्या क्या आते हैं? ई आएगा, बड़ा ई, ना छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आ जाएगा। मध्य स्वर में क्या आएगा? अ आ जाएगा। पश्च स्वर में ये आएगा आपका बड़ा आ, ऊ, ठीक है, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये किस में आते हैं? पश्च स्वर में। तो पूछा है कि अ कौन सा स्वर है, तो अ जो आपका ये मध्य स्वर है। अ क्या स्वर हो जाएगा? मध्य स्वर। अग्र स्वर में ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में अ, पश्च स्वर में आ, उ, औ, औ। ठीक है, ये आपके पश्च स्वर में आते हैं और ये जीभ के आधार पर स्वरों के भेद है। ठीक है, जीभ के आधार पर ध्यान रखना है कि जीभ के आधार पर स्वरों के भेद है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव। रस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है, और इसमें पूछा क्या जाता है? सिर्फ स्थायी भाव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बारी बारी सबके देख लेते हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे। तो उत्साह, उत्साह किसका स्थायी भाव होता है? ठीक है, सबके आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो ये जो आपका वीर रस, उत्साह जो है आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इन सब के क्या पूछे जाते हैं? स्थायी भाव। ठीक है, कि किसका क्या स्थायी भाव है, तो स्थायी भाव पूछे जाते हैं इन सब में। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। ठीक है, रति श्रृंगार रस, या जिसका आपका आंसर है ये श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। सबके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका स्थायी भाव रति है। शोक रस, शोक रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण। ठीक है, करुण, करुण रस का जो स्थायी भाव है वो होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास, हास्य रस, हास्य रस, ठीक है, हास्य रस। तो हास्य रस जो है इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। तो ये इन सब के स्थायी भाव है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव हो गया आपका उत्साह। श्रृंगार रस जो आपका क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया रति। करुण रस इसका स्थायी भाव हो गया शौक। ठीक है, इसका स्थायी भाव हो गया शौक हो गया। ठीक है, औ की मात्रा होती है, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शौक। ठीक है, और हास, इसका हास्य का स्थायी, हास्य रस जो इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। ये सारे आपके स्थायी भाव है। ठीक है, सारे आपके क्या, ये स्थायी भाव है। तो ये आपके श्रृंगार रस के, इनके सब के जो आपके स्थायी भाव इनको पता होना चाहिए, और इसमें स्थायी भाव ही पूछे जाते हैं आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको सबको पता है, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ठीक है, अण्य हो गया। ये सारे क्या है आपके? ट वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। और मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या होती है? ये ध्वनियाँ होती है। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं ये। ठीक है, बाकी और क्या क्या होता है मूर्धन्य में? री हो जाएगा, श हो जाएगा षटकोण वाला। ठीक है, ये मूर्धन्य ध्वनि होती है। तो अब आपसे पूछा कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट वर्ग जो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य हो जाएगा। और ये पहला और तीसरा, पहला और तीसरा क्या है? ये पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या आपके अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, ट ठ ज़्यादा लग रहा है, तो ये दोनों ट ठ ड ढ, ये क्या है? महाप्राण है। क्या ये? महाप्राण है। इनको रोज़ मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि कोई नए कैंडिडेट भी होता है तो उनके लिए समझने के लिए ईजी होता है। ठीक है, बाकी जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाया करेगी रोज़। अब घोष और सघोष भी देख लीजिए इसमें से। ठीक है, तो घोष और सघोष एक ही चीज़ है और अघोष अलग चीज़ है। तो पहला दूसरा वर्ण जो होता है आपका, ये जो होता है वर्णमाला का, ये होता है अघोष। पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, और तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? ये आपका घोष मान सकते हैं इसको, घोष या सघोष बोल सकते हो। ठीक है, घोष या सघोष एक ही बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है आपका। यहाँ पे बोला है कि शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आवर। तो इसको हावर नहीं पढ़ेंगे हम, इसको आवर पढ़ेंगे। आवर, एक ही साउंड आ रही है तो एन आप फिल करेंगे। ठीक है, एन आर्टिकल। शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आर, आर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सी मूविंग टू यूएसए, एवर आ जाएगा एन या द। तो आपको पता है कि यूनाइटेड हो गया। ठीक है, यूनाइटेड हो गया, यूनियन हो गया, UNION, यूनियन हो गया, रिपब्लिक हो गया। ये शब्द आपको मिले हुए, लिखे हुए मिल जाएं तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ही इज़ मूविंग टू द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो द आर्टिकल यहाँ पे जो वो फिल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ डैश ऑनेस्ट। अगर यहाँ ऑनेस्ट ही होता, मैन नहीं होता, तो नो आर्टिकल होता। ठीक है, ओनली ऑनेस्ट होता, ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती, ही इज़ ऑनेस्ट, नो आर्टिकल होता। लेकिन आगे आपका नाउन आ गया। ठीक है, तो अब आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे ही इज़। अब जिससे अकॉर्डिंग टू बोबल ही इज़ होनेस्ट है या ऑनेस्ट पर, तो उस हिसाब से आप अपना आर्टिकल जो फिल करेंगे। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर, तो इसको ठीक है ऑनेस्ट मैन, तो आर्टिकल आपका एन लग जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ डैश। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसमें क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा या एन, दो बता देता हूँ मैं, दो में से एक ही भरा जाएगा। तो ही इज़ एन यूरोपियन या ए और यूरोपियन, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, ही इज़ अ यूरोपियन या अ यूरोपियन, क्योंकि साउंड किसका दे रहा है, य की, बाई की साउंड दे रहा है, और साउंड य की साउंड दे रहा है। य की साउंड नहीं आनी चाहिए, साउंड जो आनी चाहिए आपकी स्वर की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, स्वर की साउंड यानी कि बोवल, बोवल की साउंड आनी चाहिए। बोवल हो आगे या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपकी साउंड जो वो मैटर करती है। साउंड जो आपकी य की या सीधे मतलब किसी और कॉन्सोनेंट की नहीं आनी चाहिए, बोवल की साउंड आनी चाहिए, और उस हिसाब से और एन जो आर्टिकल यूज़ होते हैं। तो ही इज़ अ यूरोपियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही केम विदाउट। अब देखो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, यू। यो दो साउंडें देता है आपकी। ठीक है, एक तो देगा ये य की, एक देगा अ की। जहाँ पे आप य की साउंड देगा यू, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे अ, और जहाँ पे अ की साउंड देगा वहाँ पे यूज़ करेंगे एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे ही केम विदाउट एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला पढ़ते हैं हम इसको, यू अम्ब्रेला नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो आपको पता है कि लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने इसमें से प्रोनाउन फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रोनाउन क्या दिया रखा है। तो प्रोनाउन क्या होगा, स्पून होगा, इट होगा, क्विकली होगा। ठीक है, तो स्पून, इट, क्विकली, तो आपको तीनों का पता होना चाहिए। स्पून क्या आपका, स्पून जो आपका नाउन। ठीक है, क्विकली क्या है, क्विकली आपका एडवर्ब। ठीक है, इट क्या है, इट है आपका प्रोनाउन। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको नॉलेज होना चाहिए पूरा। तो यहाँ पे क्या जो पूछा क्या गया, प्रोनाउन, तो इट क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, इट प्रोनाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन आपने फिल करना है। तो आर, आर क्या है, बिटवीन क्या है, ग्रेट क्या है। तो आर जो आपका, ठीक है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये क्या डिग्री होगी, ग्रेट। बिटवीन क्या आपकी, बिटवीन, तो बिटवीन क्या आपकी, बिटवीन आपकी प्रपोजिशन है। ठीक है, और आर क्या है, आर आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आप ये पोजेसिव प्रोनाउन मान सकते हो यहाँ पे, या एडजेक्टिव। दो चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, पोजेसिव प्रोनाउन है ये या पोजेसिव एडजेक्टिव है। आते तो प्रोनाउन में ही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन ही, लेकिन ये पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, जिसको आप बोलते हो सार्वनामिक विशेषण। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है प्रोनाउन जैसे। और इसका जो आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है इसका आर का आर्स हो जाता है। ठीक है, आर्स हो जाता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर यूज़ हुआ तो ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये आपका क्या बोला यहाँ पे, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या, आर। आर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम जो मैच ने जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि लास्ट क्वेश्चन आज का, चूज द प्रोनाउन गिवन ऑप्शन अस, साइलेंट, बी। तो प्रोनाउन क्या होता है, आपको पता है कि अस जो आपका ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो हर रोज़ आपकी वीडियो जो वो 7:30 बजे अपलोड होती है, तो टाइम से वीडियो आपने वॉच आउट कर लेनी है। बाकी तैयारी आपकी कंटिन्यू रखिए, भर्ती आपकी जो वो इसी साल होनी है सारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।